हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी का मतलब होता है, यहाँ से अपन कह रहे हैं कि इसमें समतापी है। समतापी का मतलब है टेम्परेचर का मान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर। ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर। तो यहाँ से अपन कहते हैं कि स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के मध्य एक संबंध होता है। क्या कह रहे हैं, अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के मध्य एक संबंध होता है जिसे अधिशोषण समतापी कहा जाता है। यह जो संबंध है इसके बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आता है, फ्राइडलिक। इस संबंध के बारे में किसने बताया था, एक वैज्ञानिक का नाम आता है फ्राइडलिक। फ्राइडलिक ने अधिशोषण समतापी संबंध, या अपन कह सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के मध्य एक संबंध दिया था, और जो क्या कहलाता है, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी। क्या कहलाता है, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी। तथा अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य जो आरेख या वक्र प्राप्त होता है उसे कहा जाता है अधिशोषण समतापी वक्र। तो इनके बारे में किसने बताया था, फ्राइडलिक नामक वैज्ञानिक ने। तो इन्होंने सीधा एक सूत्र दिया था कि अधिशोषण की मात्रा दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, या दाब की 1/n घात के समानुपाती होती है। तो दोबारा से सुन लें, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के मध्य एक संबंध होता है जिसे अधिशोषण समतापी कहा जाता है। इस संबंध के बारे में सर्वप्रथम फ्राइडलिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी कहा जाता है। तथा अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य जो आरेख या वक्र प्राप्त होता है उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। तो ये संबंध किसने दिया था, फ्राइडलिक ने। तो यहाँ पे कोई डेराइव नहीं करना, जो डायरेक्ट उसने संबंध दिया उसी को अपन बात कर रहे हैं। तो वो संबंध किसने दिया है, फ्राइडलिक ने। कौन सा संबंध है वो देख लें। XYM समानुपाती P⁴ 1/n और XYM बराबर समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, P⁴ 1/n। ये जो समीकरण संबंध है ये किसने दिया था, फ्राइडलिक ने। तो इसको अपन क्या कहते हैं, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी। क्या कहते हैं, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी। ठीक है। अब यहां से अपन ये कहते हैं कि ये डेराइव होके कहां से आया, कैसे व्युत्पन्न हुआ। यहाँ इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट हमें संबंध अपन को ध्यान रखना है, और जो फ्राइडलिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था इसके आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी संबंध। ठीक है। अब यहां से अपन बात करते हैं XYM, इसको टोटल पूरे को क्या कहते हैं, अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा, जहां X बराबर है अधिशोष्य या गैस की मात्रा, M बराबर है अधिशोषक पृष्ठ की मात्रा। क्योंकि दोनों हो गए पार्ट, अधिशोष्य भी हो गया अधिशोषक भी होगा, दोनों को मिलेंगे। क्योंकि हमें पता है अधिशोष्य, अधिशोषक पृष्ठ पर संचित होता है, जो पृष्ठ है उसके ऊपर कौन होगा, अधिशोष। तो उसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, XYM। इसके अलावा यहाँ पे की क्या है, समानुपाती स्थिरांक। के क्या है यहाँ पे, समानुपाती स्थिरांक। P क्या है, दाब, और 1/n क्या है, घातांक। क्या है, घातांक। अब यहां से अपन कह सकते हैं, यहां n और जो k है स्थिरांक है एक प्रकार से, n और जो k है वो क्या है, स्थिरांक, जिनका मान
अधिशोष्य या अधिशोषक, अधिशोष्य तथा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब क्या कह रहे हैं हम, यहाँ k तथा n स्थिरांक है जिनका मान अधिशोष्य तथा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये तो क्या कहलाता है, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। समतापी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का मान कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत किसी को भी। आगे हम बात करेंगे जो संबंध दिया है उससे संबंधित फ्राइडलिक ने एक आरेख दिया था, वक्र दिया था, वो वक्र कैसा है वो देख लें। वक्र दिया था ये, इसमें अपन कहते हैं एक तरफ तो क्या है XYM अधिशोषण की मात्रा और दूसरी तरफ क्या है दाब। फ्राइडलिक ने एक आरेख दिया था किस किस के मध्य, अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के मध्य, और टेम्परेचर क्या होता है स्थिर, ताप कैसा होता है स्थिर। इस वक्र को हम कहते हैं फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। क्या कहते हैं, फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है, अब आगे अपन इसको बनाए कैसे, कैसा दिया था इन्होंने दिया था इस प्रकार से आरेख कि जो अधिशोषण की मात्रा है उसमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है दाब के साथ। अब दाब के साथ परिवर्तन अपन देख रहे हैं कि शुरुआत की स्थिति देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अपन देख रहे हैं लगभग। तो जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वैसे वैसे XYM का मान बढ़ता है। मतलब अगर दाब के साथ XYM बढ़ रहा है इसका मतलब XYM दाब के समानुपाती है या दाब की प्रथम घात के समानुपाती होता है। कब, जब दाब का मान कम होता है। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, जब प्रेशर क्या है लो है। तो लो प्रेशर पर अधिशोषण की मात्रा दाब की प्रथम घात के समानुपाती होती है। ठीक है, कोई समस्या बताओ किसी को। यहां से यहां तक देख लो ना, सीधी रेखा अगर मिल रही है तो इसका मतलब है दाब बढ़ने के साथ साथ XYM बढ़ेगा। ये कंडीशन कब है, जब प्रेशर क्या है लो है, कम है। तो उस कंडीशन में XYM दाब के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इसके बाद अपन देखें यहां से यहां तक लगभग, तो यहां पे अपन दाब तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन XYM का मान कम बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहां तक तो ठीक है लेकिन यहां तक देखो, यहां पे बहुत कम स्थिति आई है। यह दाब का मान क्या हुआ है, कम बढ़ा है, यहाँ ज्यादा बढ़ रहा था और यहाँ पर कम बढ़ रहा है। इसका मतलब है इसकी तुलना में दाब क्या हो रहा है, या इसमें इसकी तुलना में यहाँ पे क्या हो रहा है, XYM का मान कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मध्यम दाब, जिसको मैंने कहा था मॉडरेट प्रेशर। मतलब दाब तो बढ़ रहा है, दाब तो लगभग उतना ही बढ़ रहा है जितना यहाँ पे है, क्योंकि दाब तो यहां से यहां तक बढ़ रहा है, पहले भी इतना ही बढ़ रहा था। दाब में तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन दाब में उतनी ही परिवर्तन के साथ XYM की मात्रा क्या हो गई, पहले की तुलना में घट जाती है। उसके बाद इससे और आगे अपन दाब बढ़ाते हैं तो XYM का मान स्थिर प्राप्त होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो इस कंडीशन में कहेंगे हाई प्रेशर। क्या कहेंगे, हाई प्रेशर। मतलब दाब का मान उच्च करने पर XYM के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं XYM समानुपाती P⁻0, मतलब शून्य। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा दाब की शून्य घात के समानुपाती होती है, तो उसका मतलब उस पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पे तीन स्थिति प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी तीन है, एक तो है लो प्रेशर, एक है हाई प्रेशर और एक है मध्यम दाब। तो पहली कंडीशन में बताऊंगा यहाँ पे लो प्रेशर। लो प्रेशर पर जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे XYM बढ़ रहा है, तो ऐसे अपन क्या कह सकते हैं, समानुपाती P⁻1।
1 क्यों लगाया हमने? क्योंकि दाब बढ़ने पर XYM का मान उसी क्रम में लगातार रूप से बढ़ता है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा दाब की प्रथम घात के समानुपाती होती है। यहां से क्या मिल जाएगा हमें? XYM बराबर Kp⁻1। ये मिल गया समीकरण लो प्रेशर पे। दूसरी कंडीशन लें, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर अपन दाब बढ़ा रहे हैं, XYM का मान बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। XYM का मान क्या हो गया? स्थिर हो गया। इसका मतलब क्या है? XYM दाब पर निर्भर नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे? XYM समानुपाती P⁻0। XYM P की शून्य घात के समानुपाती होता है। अब किसी भी आधार की पावर 1 होती 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है? 1। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं? XYM बराबर K, और जो क्या होगा? स्थिर, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता जब दाब का मान उच्च होता है। लेकिन एक कंडीशन अपनी कौन सी रह गई? थर्ड, XYM या अपन कह सकते हैं मध्यम दाब पे। मध्यम दाब पर क्या है? XYM समानुपाती P⁻1/n। अब ये देखो, यहां 1/n का मान 1 है, यहां 0 है, तो मध्यम स्थिति में 1 और 0 के मध्य ही आएगा मान। तो यहां से अपन क्या रखेंगे? XYM बराबर Kp⁻1/n, और यहाँ 1/n का मान क्या होगा? 0 तथा 1 के मध्य है, और 0 तथा 1 के मध्य आएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे प्राप्त होगी। मतलब दाब का मान ज्यादा बढ़ेगा लेकिन XYM के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि दाब की, जो अपन कह सकते हैं अधिशोषण की मात्रा दाब की 1/n घात के समानुपाती होती है। तो परिवर्तन इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये जो समीकरण है, वक्र है, या ये जो संबंध है, किसने इसके बारे में किसने बताया था? फ्राइडलिक नामक वैज्ञानिक ने। तो उसी को इसका श्रेय दिया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण या फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं, वक्र भी बना सकते हैं, समीकरण भी दे सकते हैं। व्युत्पत्ति कहीं भी नहीं है, व्युत्पन्न नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी कैंडिडेट को? चलें आगे। चलो आगे हम देखेंगे समीकरण जो 1 दिया था मैंने, उसी के आधार पर देखेंगे समीकरण 1 से क्या है? XYM बराबर K P⁻1/n, यही है समीकरण 1। यही है XYM बराबर K P⁻1/n। अब यहां पे अपन क्या करें? लॉग लेने पर क्या लेंगे? लॉग लेने पर, तो लॉग लें इसका, लॉग XYM बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो लॉग लेते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। तो यहां से क्या मिलेगा? लॉग K प्लस लॉग P⁻1/n। अब यहां से अपन सॉल्व करें इसको, लॉग XYM बराबर लॉग K, इसको घात को आगे ले आए, क्या आएगा? 1/n लॉग P। अब इस समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं, लॉग XYM बराबर 1/n लॉग P प्लस लॉग K। अब इसका अपन समीकरण बनाएंगे, कैसे आएगा? तुलना करें y बराबर mx प्लस c से। y अक्ष पे क्या रखेंगे? लॉग XYM, x अक्ष पे क्या रखेंगे? लॉग P, और m क्या होगा? 1/n, और c क्या होगा? अंतःखंड लॉग K। समीकरण बनाए, वो ग्राफ y अक्ष पे क्या रखेंगे हम? लॉग XYM, y अक्ष पे हमने क्या रखा है? लॉग XYM, x अक्ष पे क्या रखेंगे? लॉग P, इधर क्या आएगा? लॉग P। ठीक है, उसके बाद यहाँ अंतःखंड है या नहीं है? है। अंतःखंड है तो ग्राफ जो है वो मूल बिंदु से नहीं जाएगा। माना कि अंतःखंड ये है, तो ग्राफ कहां से आएगा? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की स्थिति क्या है? अंतःखंड क्या है? लॉग K
क्या है अंतःखंड लॉग के। अब ग्राफ में अपन देखें ढाल कैसा है, m बराबर क्या है 1/n, प्लस है माइनस है प्लस है, तो ग्राफ या आलेख कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ढलान, इस प्रकार से हम आलेख बनाएंगे। अब इसका स्लोप देखो, ढाल बराबर क्या आएगा 1/n के। तो इस प्रकार से हम इस वक्र को आरेख को स्पष्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी भी कैंडिडेट को, हमें तो तुलना करनी है समीकरण की, लॉग लिया है हमने, लॉग लेने के बाद अपने y बराबर mx प्लस c से तुलना की है, y अक्ष पे क्या रखा है हमने log x by m, और x अक्ष पे क्या रखा है log p, उसमें अंतःखंड है log k और ढाल है 1/n। अब यहाँ से अपन कह रहे हैं अंतःखंड अगर होता है तो ग्राफ मूल बिंदु से नहीं जाता, कोई ना कोई अंतःखंड की स्थिति आएगी, वो अपना मिलाए यहाँ से यहाँ तक, और ढलान प्लस है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ढलान नीचे की वो अपना माइनस है तो ग्राफ नीचे की ओर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है, अब इस टॉपिक में कोई समस्या है किसी को भी? ठीक है, चले आगे। इसी से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट है, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। क्या है? विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। अब उसको हम बात करेंगे कैसे होता है। विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। देखो, माना कि कोई भी विलयन है इसमें कोई भी पदार्थ घुला हुआ है, माना कि कोई रंगीन विलयन है, रंजकों का विलयन है। अब इस विलयन में कोई भी पदार्थ घुला हुआ है, जो घुला हुआ पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? विलय या अधिशोष। क्योंकि अपन को पता है विलयन जो होता है उसमें दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। एक तो ऐसा होता है जिसको घोला जाता है और एक ऐसा होता है जिसमें घोला जाता है। अब जिसको हम घोल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? विलय, और जो क्या माना जाता है यहाँ पे? अधिशोष। और जिसमें घोल रहे हैं वो क्या कहलाता है? अपना विलायक। अब यहां से अपन ने क्या किया, इस विलयन में हमने क्या डाल दिया? चारकोल। क्या डाल दिया? चारकोल। और जो चारकोल डाला है अब उसको इसमें डाल दिया है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो रंजक पदार्थ होंगे विलयन में वो क्या होते हैं? इस चारकोल की सतह पर, चारकोल हमने यहाँ पर डाल दिया, जो रंजक होंगे वो इसकी सतह पर क्या होंगे? संचित हो जाएंगे। और जब संचित हो जाएंगे तो हमें जो विलयन है वो कैसा प्राप्त होगा? रंगहीन। कैसा प्राप्त होगा? रंगहीन, कलरलेस। इसका मतलब क्या हुआ कि उस विलयन में उपस्थित रंजक के कणों का या अधिशोष के कणों का चारकोल या अधिशोषक पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिशोषण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, यह जो अधिशोषण प्रक्रिया है वो है कहाँ संपन्न हुई? विलयन में। तो हम इसको क्या कहते हैं? विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। ठीक है, तो सीधा सा है, जब किसी विलयन में अधिशोष पदार्थ उपस्थित होता है उसमें चारकोल डाल दिया जाए तो अधिशोष पदार्थ उस चारकोल की सतह पर संचित हो जाता है। तो यह स्थिति विलयन में प्राप्त होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। यहाँ फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण के अकॉर्डिंग एक नया समीकरण प्राप्त होता है, जहां दाब की आवश्यकता ना होकर के सांद्रता की आवश्यकता होती है। तो जो संबंध है वो कौन सा होता है? x/m समानुपाती c की पावर 1/n। क्या होता है संबंध? x/m समानुपाती c की पावर 1/n। समानुपाती हटाएं, क्या मिलेगा? x/m बराबर k c की पावर 1/n। तो ये मिल जाएगा। सेम है, उसमें केवल क्या था? दाब का प्रभाव था। यहां हम दाब का प्रभाव लेंगे क्या विलयन में? नहीं लेंगे। केवल किसका प्रभाव होगा? सांद्रता का। तो यहां से हम दे सकते हैं x/m क्या है? अधिशोषण की मात्रा। x/m बराबर क्या है? अधिशोषण की मात्रा। k बराबर क्या है? स्थिरांक। c बराबर क्या है?
विलयन की सांद्रता, ठीक है। n बराबर क्या है, स्थिरांक है। x बराबर क्या है, अधिशोष या विलय की मात्रा। m बराबर है चारकोल पृष्ठ की मात्रा या अधिशोषक पृष्ठ की मात्रा। तो इस प्रकार से वही कंडीशन है, सेम है, केवल जहां p था वहां हमने क्या लिया है, C लिया है, क्योंकि बिलियन ले रहे हैं। बिलियन ले रहे हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन वैल्यू काम में ली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो समतापी आरेख है, समतापी समीकरण है, अधिशोषण समतापी जो प्राप्त होता है वो इसके अकॉर्डिंग प्राप्त होगा। आगे देखें अपन, ये जो समीकरण मिला है हमें, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग है, कुछ चेंजिंग नहीं है। इस समीकरण को मैं दे दूं 3, समीकरण 3 का लॉग लेने पर, लॉग लेना हम जानते हैं क्या आएगा, लॉग xym बराबर लॉग k प्लस लॉग c की पावर 1/n। सॉल्व करें, लॉग xym बराबर लॉग k प्लस 1/n आगे आएगा लॉग c आ जाएगा। तुलना वही करें, y बराबर mx प्लस c, क्या मिलेगा ग्राफ, वो देख लो। ग्राफ की स्थिति भी वही मिलेगी जैसा हमने उसमें लिया है, क्योंकि सेम कंडीशन है, जहां log p था वहां क्या है, log c है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, y अक्ष पे क्या आएगा, log xym, x अक्ष पे क्या आएगा, log c। ग्राफ कैसा मिलेगा, इस प्रकार से, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, log k अंतःखंड, यहां से यहां तक क्या है, ढाल, और जो किसके बराबर है, 1/n के, किसके बराबर है, 1/n के। तो ये जो कंडीशंस हैं वो क्या कहलाती हैं, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। क्या कहलाती हैं, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अपने दो पार्ट पढ़े हैं, एक तो अधिशोषण समतापी और एक विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। दोनों लगभग सेम है, एक जगह कंसंट्रेशन यूज में आती है, एक जगह फ्राइडनिक ने अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य संबंध को स्पष्ट किया था, उससे संबंधित आरेख दिया था, उससे संबंधित समीकरण दिया था। तो ये कहलाता है फ्राइडनिक अधिशोषण समतापी। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, टॉपिक को अपन साथ साथ क्लियर करते जाएं और नोट्स भी अपन कंप्लीट करें, जिससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। किसी को कोई समस्या होती है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।